है कि ओबामा खुद दिल्ली में आके नरेंद्र मोदी जी को बुला देगा। आप आइए। मेरा प्रेडिक्शन और एग्जिट पोल जो है, जो सारे बकवास है, एक ही बात है। इसलिए मैं भी कोई प्रेडिक्शन नहीं करता। अब मैं चाहता हूं कि रिजल्ट्स निकले। मुझे राहुल गांधी के कैंडिडेचर से सदा से नफरत है कि एक आदमी जिसमें से गांधी काट दो तो क्लर्क बनने के लायक नहीं है, उसे भाजपा क्यों छोड़ देती है? हर बार ऐसा कैंडिडेट उतारती है जिसे 25,000 27,000 वोट मिलती है, जाता नहीं है कोई बड़ा नेता प्रचार करने, चुपचाप जिता देती है। तो मुझे लगा ये भाजपा ही नहीं हरा रहे हैं, सपा ही सीट वहां से किसी को खड़ा नहीं कर रहे हैं, बसपा ही डमी कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो चलो पार्टी ने कहा कि आप जाओ लड़ने के लिए, तो मैं चला गया वहां लड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। दूर देश अमेरिका से संदेशा आया है और संदेशा ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उसने कहा है कि भारत में चुनाव के बाद जो भी जीतता है अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे और भारत के साथ अमेरिकी मिलकर काम करेंगे, जो भी जीतता है। और यह तब आया है जब एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और यही से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वो अमेरिका जिसने 2005 में नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था, उसने भी एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं अपना मन बदलना शुरू कर दिया है। जाहिर है प्रधानमंत्री बनने के बाद एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होगा, कूटनीतिक प्रोटोकॉल, और वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रधानमंत्री को तो बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए किस तरह से एक तस्वीर बन रही है, और वो तस्वीर ये कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं तो वो अमेरिका जो उन्हें कहता था कि कुछ मानवाधिकार से जुड़े इश्यूज हैं और उस कारण से वीजा नहीं दिया जा सकता है, अब कहने को यह तैयार कि अगर कोई भी सरकार बनती है भारत में तो उसके साथ वो काम करेगा। और ये सब कुछ आधारित है एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल जो कि गलत भी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेसी यही कह रहे हैं। और एग्जिट पोल के नतीजे चूंकि पहले गलत साबित हो चुके हैं, इसीलिए कांग्रेसियों को नहीं मानने की बहुत खास वजह नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सही लगता है कि देश की आने वाली सत्ता का केंद्र इस एग्जिट पोल के बाद गांधीनगर बन गया है, नई राजधानी। नरेंद्र मोदी से कल भी कई बड़े नेताओं ने वहां जाकर मुलाकात की थी और जो जानकारी समय के पास उपलब्ध है उसके अनुसार कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष, अरुण जेटली, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में, और पूर्व पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी अहमदाबाद जा रहे हैं। क्या होगी बातचीत वहां पर, आने वाले दिनों में किस तरह से रणनीति तैयार होनी है, और कहा यही जा रहा है संघ का संदेश है। और ये खबरें सूत्रों से हैं कि संघ का संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाइए, ज्यादा से ज्यादा मित्र जुटाइए, और बावजूद इसके कि अपने दम पे अगर मिल भी जाती है सत्ता तो भी दोस्त तो बनाइए ही, और 300 के पार आंकड़े को ले जाइए दोस्तों की, ताकि यूपीए के साथ ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाएं। लेकिन क्या नितिन गडकरी फिर से बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे? आज दिन भर यह चर्चा चलती रही। कल उनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे जो मुलाकात हैं वो इस तरह से न लिए जाएं कि किसी विशेष प्रयोजन से हम मिल रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि विशेष विमान से पहुंचे थे नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, और यह तब हुआ था जब आयकर विभाग से नितिन गडकरी को क्लीन चिट मिल गई थी। और उस तरह की चर्चाओं का बाजार कल की मुलाकात के बाद ही गर्म हो गया है, और आज और भी बल मिला जब खुद नितिन गडकरी ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेपी नड्डा का भी नाम अध्यक्ष के तौर पर लिया जा रहा है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह सरकार में जिम्मेदारी निभा सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है। तो दो नाम सामने हैं, जेपी नड्डा का नाम जो कि कहें कि रिलेटिवली लाइट वेट है, उतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन उनका नाम सामने है। वहीं दूसरी तरफ नाम गडकरी जी का भी सामने है, जो कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक चीफ नेगोशिएटर की भूमिका धीरे धीरे वो अख्तियार करते जा रहे हैं। लगातार उनकी मुलाकातें हो रही हैं कई नेताओं से, और सुनने में यह भी आया है कि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि दूसरे दलों से वो लगातार संपर्क साधे रहें, और ये मामला उनके अपने गृह राज्य से शुरू हो जाता है, जहां शिवसेना को भी साधना है, और अगर कुछ सीटें जीतकर एमएनएस आ जाती है और एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी, तो उसे भी साधना है। लेकिन यह सब तब हो रहा है
जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के आसार हैं, क्योंकि वही शीर्ष पर हैं और एग्जिट पोल कहते हैं कि वो करीब करीब 7 RCR पहुंच गए हैं। बस अब कुछ घंटों का इंतजार रह गया है, दिन तो रहने ही दीजिए। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो गुजरात की कुर्सी खाली हो जाती है, और अगर गुजरात की कुर्सी खाली हो जाती है तो फिर ये कुर्सी किसे मिलती है, और इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और कहा यह जा रहा है कि मोहन भागवत से मुलाकात कर नरेंद्र मोदी दरअसल इसीलिए वापस गए हैं कि इस विषय पर ही उन्होंने बात किया था, और कहा यही था कि अब क्या किया जाए। गुजरात में अहमदाबाद में आखिरकार कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उस कुर्सी को संभालेगा जिसका पिछले 13 सालों से अधिकार रहा है नरेंद्र मोदी का। और सबसे पहला नाम जो आया है सामने वो है मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री आनंदीबेन पटेल का। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे 1998 से लगातार वो मंत्री हैं, पटेल समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन पटेल समाज से दूसरे दावेदार भी हैं, सौरभ पटेल और नितिन पटेल। ये दो नाम हैं जो कि चर्चा में हैं, और ये दोनों भी मोदी की सरकार में मंत्री हैं, करीबी भी कहे जाते हैं। और इसी सब बातों को लेकर आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक भी की है, और खास बात यह रही कि इस बैठक में भी मोदी के जोरदार नारे लगते रहे। कहा जा रहा है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान दरअसल 17 तारीख को कर दिया जाएगा, क्योंकि 16 को नतीजे आने हैं। और कहा यही जा रहा है कि बाकी नामों पर चर्चा तो औपचारिकता है। दरअसल आनंदीबेन पटेल रेस में सबसे आगे निकल चुकी हैं, 1998 से मंत्री हैं, सबसे ज्यादा सीनियर हैं, सबसे ज्यादा भारी भरकम मंत्रालय नरेंद्र मोदी के बाद उन्हीं के पास है, और एक तरह से वही उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी की होने जा रही है। चलिए, और ये सब तब होता है जब 16 तारीख को नतीजे आते हैं, और नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल ये नतीजे लेकर आए हैं, एग्जैक्ट पोल क्या होता है अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को काफी उत्साहित कर दिया है। एग्जिट पोल के साथ साथ एनडीए ये करीब करीब मान चुकी है कि 16 मई के बाद अब की बार मोदी सरकार। 16 तारीख की दोपहर को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 300 के आसपास सीट जीतकर देश में सरकार बनाने जा रहा है, और इसके प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी। आप यूपी के प्रभारी रहे हैं, कितनी सीटों का अनुमान आपका? मेरा अनुमान है यूपी में हम 55 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे, और 40% के आसपास 2% प्लस माइनस हमारी वोट शेयरिंग रहेगी। देश का नहीं, पूरे विश्व, ओबामा भी कहने लगा है कि मोदी सरकार आ रही है। तो 16 तारीख को जब नतीजा आ जाएंगे तो जो आंकड़े आज आपने देखे हैं टीवी पे और न्यूज़पेपर पे, उससे भी ज्यादा आंकड़े लेकर एनडीए की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, और अपनी ताकत पे, अपने दम पे बनेगी। किसी की समर्थन की जरूरत बाहर से नहीं पड़ेगी। बाकी सारे विषय 16 तारीख को स्पष्ट होंगे, पर एक बात तो एग्जिट पोल्स में साबित हुआ कि देश की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया है। अब बाकी आंकड़ों पर जहां तक प्रश्न है, 16 तारीख तक 2 दिन और है, प्रतीक्षा करें। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा कर रही है। साल 1999 एग्जिट पोल में कहा गया 315 सीटें आएंगी, आई 296, और किसी तरह से सरकार बन गई। साल 2004 और यह कहा गया कि 300 सीटें पार कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, सीटें आई 135। एनडीए के बारे में कहा गया था 300 सीटें पार करेंगी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा गया था 190 सीटें आएंगी, आई 135। साल 2009 कहा गया हंग पार्लियामेंट होने जा रहा है, विखंडित जनादेश होने जा रहा है, उल्टे कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ले ली और यूपीए 2 की सरकार बन गई। बावजूद इसके कि हर बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स ने धोखा दिया है। एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा आज की तारीख में जताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है, और लेफ्ट पार्टीज भी कह रही हैं, कि एग्जिट पोल के आंकड़े पर तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। नतीजे जब निकलेंगे उसी के बाद तय कर सकते हैं कि लेफ्ट का भी रोल क्या होगा। लेफ्ट तो कोई हवा में नहीं चलेगा, शून्य में नहीं, हाइपोथेटिकली नहीं। अगर ठोस रूप से तय करना है, ठोस आज के हालत में क्या, तो फिर रिजल्ट्स आने चाहिए।
said that these are people who do not seem to learn the lessons of history and therefore are obviously condemned to repeat their errors. Is the available figures published by you yourselves about what happened in 2004, what happened in 2009? और इस बार भी कहा यह जा रहा है एक एग्जिट पोल के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को 249 सीटें मिलेंगी, तो दूसरा एग्जिट पोल कह दे रहा है 340 सीटें मिलेंगी। अब यह अपने आप में समझ नहीं आता है कि 249 सीटें एनडीए को सही हैं या फिर 340 सही है या फिर इन दोनों के बीच कहीं आंकड़ा होगा। जो ज्यादा समझदार हैं वो ये कह रहे हैं दिशा को समझिए, क्योंकि दिशा जो है वो यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए ही सरकार बनाएगी इस बार। कम से कम एग्जिट पोल से दिशा तो सामने आ रही है। क्या सचमुच दिशा सामने आ रही है? 16 तारीख को पता चलेगा। और एक कहानी इस पर दिलचस्प जो सुनाई जाती है कि अमेरिका में सन 1948 में जब एग्जिट पोल हुए तो इतना विश्वास उस पर किया जाता था कि थॉमस डीवी 1948 में देश के राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए एक तरह से अखबारों के द्वारा, और फोटो भी छाप के अगले दिन निकल आया। लेकिन जब नतीजे आए और उस वक्त ईवीएम नहीं था, गिना जाता था बैलेट, वैसे बैलेट अमेरिका में आज भी चलता है, तो बैलेट जब गिना गया और पाया गया कि आखिरकार वहां पर हैरी ट्रूमन जीत गए थे, तो एग्जिट पोल तब से ऐसा लगता है कि विश्वास किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। और ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, वो एक्सपर्ट जो आजकल राजनीतिज्ञ भी हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को माना है कि नतीजे कमोबेश एग्जिट पोल की तर्ज पर ही रहने वाली हैं। और वो ये भी मानने लगे हैं कि कुछ गलत फैसलों से पार्टी से लोगों का मोहभंग जरूर हुआ है, और यह आम आदमी पार्टी के अगर बड़े नेता मान रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात तो है ही। भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है और कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे खराब परफॉर्मेंस की तरफ जा रही है। ये मोटी तस्वीर मुझे लगता है कि उसमें विसंगति नहीं है। हमारे जो प्रयोग थे दिल्ली में वो जनता तक हम पहुंचा नहीं पाए या पहुंचे नहीं, और हमने जल्दबाजियां बहुत की। हमने कई निर्णय ऐसे किए जो हमें सोच समझ कर करने चाहिए थे, जिसमें राजनीतिक अपरिपक्वता भी थी और सच्चाई और ईमानदारी थी। ये जब सच्चाई है तो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन उतने ही गहराई के साथ लोगों के दिमाग में बैठाई जाती बात जितनी गहराई के साथ आपने सत्ता को लेते समय बैठाई थी। बाहर आते समय भी वही प्रैक्टिस, वही 7-8 दिन लगाने चाहिए। तो लोगों को पता चलना चाहिए था कि कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल गए, जब लोकपाल पास नहीं करने देना चाहिए। अपने राजनीतिक अवतार के पहले कुमार विश्वास कवि थे, कविताएं सुनाया करते थे, कभी तो शायद अब भी होंगे। और आपको याद होगी वो उनकी कविता, कोई पागल कहता है कोई दीवाना कहता है। और जो राजनीतिक अवतार योगेंद्र यादव का था, उसके पहले वो पोलस्टर थे, सिफोलॉजिस्ट थे, और वो प्रेडिक्ट किया करते थे चुनाव के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा, और एग्जिट पोल ही किया करते थे। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है 182 का, उससे वो आगे जा रही है। और कांग्रेस अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन यानी कि 114 जो उसे 1999 में आए थे उससे नीचे वो जा रही है। और राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो कम से कम इतना एग्जिट पोल के बारे में माना जाए तो गलत नहीं है। अवतारों की बात हो रही है, क्योंकि राजनीति में लोग अवतार नए नए लेते रहते हैं। अमर सिंह नए प्रशंसक बन गए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि उनके नाम के आगे आरएलडी नेता अब जुड़ गया है। और नए प्रशंसक वो भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की। और उन्होंने जो तारीफ की है उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मोदी में एक साथ आडवाणी, अटल जी और स्वर्गीय प्रमोद महाजन के गुण एक साथ दिखते हैं। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी का संकल्प और सिद्धांत, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रासंगिक वाक्पटुता और प्रखर व्यक्तित्व, और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का प्रबंधन, इन तीनों का समन्वय एक साथ मोदी जी में दिखाई दिया और बहुत आक्रामक दिखाई दिया। खुद फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़े हैं और देखना यह है कि सफलता मिलती है नहीं मिलती है। वैसे अभी तक हमने जो भी बातें की हैं वो आने वाले वक्त की है, लेकिन
जिनका वक्त अब जा रहा है, उनके बारे में भी बात करनी जरूरी है। प्रधानमंत्री, और नतीजे जो भी आए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 7 RCR से निकलकर अब 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी जिएंगे। तो फिर ये जाता हुआ वक्त जो है उसके बारे में बात करनी जरूरी है। एक छोटा सा विराम ले लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से आज भावभीनी विदाई दी गई है प्रधानमंत्री को उनके अफसरों के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में। एक छोटा सा विराम।